का जो नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हमें पढ़ना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं आयनन साम्य। ठीक है, आयनन साम्य, और इसका दूसरा नाम होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है ये? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये यहां पर हमको आज कवर करना है। चलिए तो आयनन साम्य की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं आयनन साम्य होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, आयनन साम्य। ठीक है, अब ये होता क्या? ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझते हैं हम। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं एजीसीएल। चलो हम बात करते हैं एजीसीएल की। ठीक है, एजीसीएल की बात करते हैं। अब एजीसीएल में आपको ये बात पता है कि एजीसीएल में सिल्वर पे प्लस होता है और क्लोरीन पे माइनस होता है। ठीक है, अब यदि आपने एजीसीएल को पानी में डाल दिया, अगर आपने एजीसीएल को पानी में डाल दिया तो आपको ये बात पता है कि एजीसीएल पानी में आयनों में टूटता है, एजी प्लस और सीएल माइनस आयनों में टूटता है। आप जैसे ही एजीसीएल को पानी में डालोगे ये आयनों में टूट जाएगा, एजी प्लस और सीएल माइनस। और होगा क्या कि फिर से ये आयन जो होंगे, जो टूटे हुए आयन है, ये फिर से कोशिश करेंगे जुड़ करके एजीसीएल बनाने की। तो ऐसा होता है कि भैया एजीसीएल को जब पानी में डालोगे एजीसीएल आयनों में टूटेगा, और जो टूटे हुए आयन है वो फिर से कोशिश करेंगे जुड़ करके एजीसीएल बनाने की। मतलब कि एजीसीएल आयनों में भी टूटेगा और टूटे हुए आयन फिर से कोशिश करेंगे एजीसीएल बनाने की। दोनों काम यहाँ पे चलते रहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये वाला भाग कौन सा है? आयनिक भाग है, ये आयनिक भाग है, ये है आयनिक भाग जो आयनों में टूटा हुआ है। ये धनायन है, ये ऋणायन है ना, धनायन और ऋणायन। और ये है अनआयनिक भाग, जो आयनों में टूटा हुआ नहीं है। इसका मतलब एजीसीएल को जैसे हम पानी में डालेंगे तो उसके आयनिक भाग और अनआयनिक भाग, इन दोनों के बीच में क्या स्थापित होगा? साम्य स्थापित होगा। क्या स्थापित होगा? साम्य। एजीसीएल एक सॉलिड है, पानी में डालने पर ये किस में आ जाएगा? एक्वस मीडियम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एक्वस, जलीय माध्यम में आ जाएगा। आयन जो होंगे वो जलीय माध्यम में आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको साम्य दिखाई दे रहा है आयनिक भाग और अनायनिक भाग के बीच में, उसी को हम बोलते हैं आयनन साम्य। तो आयनन साम्य की परिभाषा होगी विलयन में आयनिक भाग तथा अनआयनिक भाग के मध्य पाया जाने वाला साम्य ही, विलयन में आयनिक भाग तथा अनायनिक भाग के मध्य पाया जाने वाला साम्य ही आयनन साम्य कहलाता है। चलो जैसे कि मान लो मैं पानी की बात करता हूं। पानी जो होता है वो आयनों में टूटता है, H प्लस और OH माइनस। मतलब पानी के भी कुछ भाग ऐसे होंगे जो कि आयनों में टूट जाएंगे, ये आयन मिल गए, और आयन आपस में मिलकर के अनायनिक भाग बनाते हैं। तो ये दोनों काम चलता रहता है पानी में। पानी में आयन उपस्थित भी होते हैं और पानी में अनायनिक भाग भी होता है। अब आप बोलेंगे कि सर पानी के अंदर आयन उपस्थित होते हैं, H प्लस OH माइनस। हाँ बेटा, पानी जो होता है वो आयनों में भी टूटता है और पानी के आयन जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके अनायनिक भाग का भी निर्माण करते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं समान दर से चलती रहती है, ये इक्विलिब्रियम होता है इस प्रकार। ध्यान रखना, पानी द्वारा दिए गए आयनों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए मुख्य रूप से पानी जो होता है वो अनआयनिक भाग के रूप में ज्यादा पाया जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, पानी जो होता है वो अपनी आयनिक अवस्था में बहुत कम टूटता है। पानी जो होता है वो अपनी आयनिक अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। यह मुख्य रूप से आपस में दोनों जुड़ करके अनायनिक भाग में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कम पाया जाता है लेकिन पाया जरूर जाता है। अब आपसे कोई बोले कि यार ये तो कम है, ये तो ज्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, भले ये कम है लेकिन होगा जरूर। तो ये कम है, ये ज्यादा, लेकिन होगा जरूर। तो पानी जो होगा वो अधिकांश, मतलब पानी जो होगा वो टूट करके आयनों में बदलेगा और आयन जो होंगे वो जुड़ करके फिर से
वाटर का निर्माण करेंगे, अनायनिक भाग का निर्माण करेंगे। तो ये दोनों के बीच में भैया चलता रहता है। क्या होता है दोनों के बीच में? चलता रहता है। तो आयनिक भाग और अनायनिक भाग इनके बीच में पाया जाने वाला साम्य क्या कहलाता है? आयनन साम्य कहलाता है। अब इस आयनन साम्य के अंदर हमको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है बच्चों वो है विद्युत अपघट्य का। किसका पढ़ना है? विद्युत अपघट्य का। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला पार्ट बेटा जो यहाँ पे हमको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वह पदार्थ जो पानी में घुलने पर आयन प्रदान करते हैं तथा यह आयन विद्युत धारा का चालन करने में सहायक होते हैं। इसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य का मतलब ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने पर आयन प्रदान करते हैं और ये आयन विद्युत धारा का चालन करने में सहायक होते हैं। जैसे कि मान लो NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है जो कि पानी में जाने पर आयनों में टूट जाता है। सोडियम क्लोराइड को आप जैसे ही पानी में डालोगे, पानी में किसके अंदर टूट जाएगा? सोडियम क्लोराइड को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो पानी में ये Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। पानी में डालने पर ये आयनों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है बेटा? आयनों में टूट जाता है। और ये आयन जो होते हैं, जो मुक्त रूप से यहाँ पे उपस्थित हैं, ये विद्युत धारा का चालन करने के लिए भी जिम्मेदार है। जैसे मैं इसके अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो विद्युत धारा का चालन होने लग जाएगा परिपथ के अंदर। तो ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य। अच्छा, एक होते हैं जो विद्युत अनपघट्य होते हैं। एक और होते हैं जिनको हम बोलते हैं विद्युत अनपघट्य। अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने HCl के बारे में सुना होगा। HCl क्या करेगा? HCl जैसे ही आप पानी में इसको डालोगे तो HCl को पानी में डालने पर ये H+ और Cl- ऐसे आयनों में टूट जाता है। और जो पदार्थ पानी में डालने पर या विलयन के अंदर आयनों में टूट जाता है, पानी में घुलने पर जो आयनों में टूट जाता है, वह पदार्थ विद्युत धारा का चालन करने में सहायक है। मतलब कि आयन क्या करेंगे? विद्युत धारा का चालन आयनों में टूट जाता है। ऐसे को हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हमको आयन प्राप्त नहीं होते। वह पदार्थ जो पानी में घुलने पर आयनों में नहीं टूटते, वह पदार्थ जो पानी में घुलने पर आयनों में नहीं टूटते तथा जिस कारण यह विद्युत धारा का चालन नहीं करते। ऐसे पदार्थ विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण ग्लूकोज, यूरिया। ग्लूकोज और यूरिया जो है ये पानी में कभी टूटते नहीं, आयनों में नहीं टूटते। और आयनों में नहीं टूटेंगे तो भैया ये विद्युत धारा का चालन भी नहीं करेंगे। स्टार्च, सुक्रोज आदि आदि, ठीक है, आदि आदि, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, जो आयनों में नहीं टूटते पानी में डालने पर, मतलब कि जो विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते। अब ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं ना बेटा, ये विद्युत अपघट्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य मुख्य रूप से 3 लोग हैं। एक अम्ल, एक क्षार और एक लवण। अम्ल, क्षार और लवण, ये तीनों ही विद्युत अपघट्य की कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं? विद्युत अपघट्य की कैटेगरी में आते हैं। अम्ल, क्षार और लवण ये तीनों विद्युत अपघट्यों की कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा सा राइटिंग को सुधार लेते हैं हम। विद्युत अपघट्य की कैटेगरी में 3 लोग हैं, अम्ल, क्षार और लवण। अब हमको डिटेल में पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अच्छा, अम्लों के एग्जाम्पल तो आपने सुन ही रखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सुना है ना, एसिटिक अम्ल, सिरका होता है ना, सिरका, सिरका हमारे खाने में इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अच्छा, क्षार के बारे में सुना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार है। और लवण सोडियम क्लोराइड, राइट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, KCl, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ये लवण होते हैं। अभी हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन अम्ल कहलाते हैं, इनको हम अम्ल क्यों कहते हैं, इनको हम क्षार क्यों कहते हैं और इनको हम लवण क्यों कहते हैं, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए, तो अम्ल, क्षार और लवण को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सिद्धांत की बात करेंगे जिसका नाम है आर्हेनियस सिद्धांत। किसकी बात करेंगे? आर्हेनियस सिद्धांत की। देखो, आज से पहले मतलब कि बहुत पहले के टाइम में क्या होता है कि मान लो अगर आपको अम्ल पहचानने या मान लो आपको क्षार पहचानने तो कुछ ना कुछ उनके फ्रैक्शन होते हैं। जैसे मान लो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो ये सब चीजें हम देख करके बताते हैं कि भैया ये वाला पदार्थ अम्ल है। क्षार की बात करो, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये हमने सब बचपन की कहानियों में पढ़ रखा है, पौराणिक कथाओं में पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है? पौराणिक कथाओं में। अब हमारी पौराणिक कथाएं जो होंगी वो थोड़ी सी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो अब हमारी बड़ी कक्षाओं के अंदर 11वीं 12वीं क्लासेस में ये सब कहानियां नहीं चलती, हमें थोड़ी सी एडवांस थ्योरी पे जाना पड़ता है, थोड़ी लेवल की थ्योरी पे जाना पड़ता है, हमें थोड़ा सा एक आगे के स्टेप पे जाना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात? तो अब यहाँ पे हमको पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण की आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस अवधारणा, आर्हेनियस सिद्धांत, इसका ब्रोंस्टेड लुईस सिद्धांत और इसी का एक लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। तो अम्ल क्षार को समझाने के लिए 3 प्रकार के सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं, आर्हेनियस सिद्धांत, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत और ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? आर्हेनियस सिद्धांत। आर्हेनियस सिद्धांत हमें बताएगा कि अम्ल और क्षार को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, क्या इसकी परिभाषा हो सकती है। तो पहले जमाने में जो चलता था ना कि स्वाद में खट्टे जो भी है वो अम्ल है, लेकिन ये बात सभी अम्लों पर लागू तो होती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो अम्ल नहीं है लेकिन खट्टे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो अम्ल नहीं है लेकिन खट्टे हैं स्वाद में। तो अब हम क्या करेंगे? तो ऐसे जगहों पर हम फंस जाएंगे। इस तरह क्षार की बात करते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्षार नहीं है लेकिन फिर भी स्वाद में कड़वे हैं। तो जो पदार्थ क्षार नहीं है फिर भी स्वाद में कड़वे, तो कड़वे स्वाद के हिसाब से तो उनको भी क्षार बोलना चाहिए था। तो कई बार क्या होता है कि ये पुरानी परिभाषा जो है वो लागू नहीं हो पाती है, तो हमें अब नई थ्योरी पे जाना पड़ता है। आर्हेनियस सिद्धांत उसमें सबसे पहला है। तो आर्हेनियस सिद्धांत के हिसाब से हमको सबसे पहले अम्ल की परिभाषा पढ़नी है। एसिड की डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन पढ़नी है? एसिड की डेफिनेशन। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर H+ या H3O+, H3O+ को हम बोलते हैं, H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन, H+ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और H3O+ को हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। H3O+ प्रदान करते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो कि जल में घुलने पर H+ या H3O+ प्रदान करते हैं। जैसे कि उदाहरण HCl। अब HCl को अगर आप पानी में घोलेंगे, HCl पानी में घुलने पर क्या प्रदान करेगा? H+ और Cl-, आयनों में टूट जाएगा भैया। तो HCl जो है वो आयनों में टूट जाएगा, H+ और Cl-। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे और ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि HCl जो है वो आयनों में टूट गया तो अब पूरी तरह से आयनों में टूट ही गया। बिल्कुल सत्य बात है कि पूरी तरह से आयनों में टूट गया है, लेकिन इसका एक बहुत ही छोटा सा अंश, बहुत कम अंश, बहुत ही नेग्लिजिबल अंश, बहुत ही नगण्य मात्रा वाला अंश फिर से आपस में जुड़ेगा और HCl का निर्माण करेगा। मतलब कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? यहाँ पे इक्विलिब्रियम पाया जाता है। अनआयनित भाग और आयनित भाग, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन समस्या क्या है? इस अभिक्रिया का जो स्थिरांक होता है, साम्य स्थिरांक, उस साम्य स्थिरांक का मान जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। K का मान बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताया था कि जब K का मान 10 की घात 3 से बहुत ज्यादा होगा तो अभिक्रिया में यथार्थ रूप से क्या उपस्थित होंगे? उत्पाद उपस्थित होंगे, आयनों की मात्रा ज्यादा होगी। तो इस वाली अभिक्रिया के लिए K का मान जो होता है वो 10 की घात 3 से बहुत ज्यादा होता है। और 10 की घात 3 से बहुत ज्यादा होने का मतलब यह है कि इस अभिक्रिया में मुख्यतः उत्पाद ही अवस्था में होते हैं, आयन ही सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। इनकी मात्रा यथार्थ रूप से सबसे ज्यादा होती है, इनकी तुलना में ये ज्यादा होता है। आयनित भाग ज्यादा होता है और अनायनित भाग कम होता है। आयनित भाग इतना ज्यादा होता है कि आप इस अभिक्रिया को पूरी तरह से अग्र दिशा की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। ये पूरी तरह से अग्र दिशा की ओर जाती है। ये अभिक्रिया में अनायनित भाग बहुत ही नगण्य होते हैं, क्रियाकारक की मात्रा बहुत कम होती है। साम्य तो है, लेकिन इस साम्य में उत्पाद की मात्रा बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा, और क्रियाकारक की मात्रा बहुत कम थी। चलो, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग इस अभिक्रिया को ऐसा भी लिखते हैं, HCl पानी में मिलाया ना, तो पानी में मिलाया तो ये H2O, ये दोनों मिलकर के क्या देंगे? देखो, HCl H+ देगा, HCl अपना H+ दे देगा वाटर को, ये अपना H+ वाटर को दे देगा, तो ये बन जाएगा H3O+। अगर ये अपना H+ वाटर को दे देगा तो ये H3O+ बन जाएगा।
अगर इसने H+ दे दिया तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा Cl-। तो ये होते हैं भैया अम्ल। अम्ल वो होते हैं जो कि पानी में जाने पर H+ या H3O+, H+ या H3O+ आयन देते हैं। इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन। इसको हम बोलते हैं प्रोटोन और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। चलो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं और अच्छे से। मान लो एक बर्तन लिया बड़ा सा, इसके अंदर आपने पानी ले रखा है, पानी में डाल दिया आपने क्या, HCl। आपने ले रखा है क्या, वाटर। मैंने क्या बोला, वाटर के अंदर HCl जो होता है वो किस में टूटेगा, H3O प्लस Cl माइनस में टूटता है। होता क्या है यहाँ पर, पानी जो है वो तो होता है H2 और HCl क्या देता है, H+ देता है। तो HCl जो H+ देगा ना, HCl जो H+ देगा उसके साथ में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसको अपनी तरफ बुलाने का प्रयास करेगा। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इसमें माइनस आएगा, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है तो इसमें प्लस आएगा। तो ये जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन टूटेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो HOH, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये आ जाएगा H3O+। ये वाला हाइड्रोजन जाकर के लग गया ऑक्सीजन से, तो ये हाइड्रोजन जाकर के लग गया ऑक्सीजन से, ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा Cl-, और ये प्लस देखा तो ये आ गया प्लस। तो इस तरह से ये हाइड्रोनियम आयन बनता है। बात क्लियर। हाइड्रोनियम आयन के अलावा और भी कई तरह के आयन पाए जाते हैं यहाँ पे। हाइड्रोनियम आयन है, देखो ये हो गया आपका हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन पानी के साथ में और हाइड्रोनियम आयन पानी के साथ में करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोनियम आयन पानी के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बंद। तो क्या बन गया, देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन के 5 और ऑक्सीजन कितने, 1 और 2 ऑक्सीजन, H5O2+। अच्छा अगर मान लो ये वाला और आगे जा करके है ना, एक बार और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 7 हो गए, ऑक्सीजन कितने, 1 2 3, ये बन जाएगा। मान लो ये वाले भाई साहब और आगे जा करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो H2 होता है वो H2+ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये बन जाएगा। ये वाले भाई साहब इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे एक और पानी के साथ तो ये बन जाएगा। ये वाले इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो ये बन जाएगा। इस तरह से इस विलयन के अंदर H+ भी होता है, विलयन के अंदर H3O+ भी होता है, विलयन के अंदर H5O2+ भी होता है, विलयन के अंदर H7O3+ भी होता है। ये सारे आयन इस विलयन में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन भी होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन भी होता है और दूसरे जो आयन है वो भी यहाँ पे होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इस बंध के कारण, H बंध के कारण ये सारे अणु मतलब सारे आयन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये यहाँ पर कहानी जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना, पानी में अम्ल के टूटने पर, पानी है, पानी में अम्ल के टूटने पर H3O+ भी मिलेगा, H+ भी मिलेगा, H3O+ भी मिलेगा, H5O2+ भी मिलेगा, H7O3+ भी मिलेगा, H9O4+ भी मिलेगा। तो मिलेंगे, जुड़ता जाएगा पानी। H11O5+ भी मिलेगा, चलता रहेगा। H13O6+ भी मिलेगा, आदि आदि। पानी में अम्ल के टूटने पर ये सारे आयन मिलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी। अच्छा एक चीज और, आर्यनीय सिद्धांत केवल और केवल पानी वाले विलायक में ही देखा जाता है। आर्यनीय सिद्धांत में विलायक कौन होता है, पानी होता है। आर्यनीय सिद्धांत में हम केवल पानी वाले विलायक के अंदर सारी बातें करते हैं। तो जितने भी अम्ल क्षार की यहाँ पे चर्चा होगी सब किसके अंदर होगी, केवल और केवल पानी में होगी, वाटर में। वाटर के अलावा कोई दूसरा विलायक नहीं होता, मतलब यहाँ पे अमोनिया नहीं होता, यहाँ पे अल्कोहल नहीं होता, केवल और केवल जितनी भी चर्चा हो रही है सब पानी में हो रही है। तो आप एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि पानी की प्रॉपर्टी को भी बता रहा है कि पानी के अंदर जो होगा कोई भी अम्ल H+ देगा तो H+ मिलेगा, H3O+ मिलेगा, H5O2+ मिलेगा, H7O3+ मिलेगा, ये सब होगा यहाँ पे। ये हो गया अम्ल। अम्ल के बाद यहाँ पे दूसरी परिभाषा किसकी आती है, दूसरी परिभाषा आती है यहाँ पे क्षार की। किसकी आती है भैया, क्षार की। तो दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे आर्यनीय सिद्धांत में हमको किसका पढ़ना है, क्षार का। क्षार मतलब कि बेस। अच्छा क्षार क्या क्या होते हैं, तो देखो वह पदार्थ जो कि पानी में घुलने पर
वह पदार्थ जो कि पानी में घुलने पर OH माइनस आयन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। वह पदार्थ जो कि पानी में घुलने पर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण NaOH। NaOH को जब आप पानी में डालोगे ना तो ये Na प्लस और OH माइनस आयन प्रदान करेगा। पानी में डालने पर ये Na प्लस और OH माइनस आयन प्रदान करेगा। क्लियर? जैसे आप NaOH को पानी में डालोगे Na प्लस और OH माइनस आयन को प्रदान करेगा, और जो OH माइनस आयन प्रदान करता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्षार बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात क्लियर? चलो, कई लोग इस अभिक्रिया में ये भी बात बोलते हैं कि यार ये आयनों में टूट चुका है, तो आयनों में टूटने के बाद ये आयन फिर से जुड़ेंगे, और जैसे ये फिर से जुड़ेंगे फिर से ये NaOH का निर्माण करेंगे। ऐसा भी है तो बिल्कुल सही बात है। तो भैया Na प्लस OH माइनस के साथ में जुड़ करके फिर से कुछ मात्रा में NaOH का निर्माण करते हैं, लेकिन ये वाली जो बात है ना, Na प्लस OH माइनस आयन के साथ में जुड़ करके NaOH का निर्माण करते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, बिल्कुल नगण्य, नेग्लिजिबल। बहुत कम मात्रा में Na प्लस OH माइनस से फिर से जुड़ेगा और NaOH का निर्माण करेगा, क्योंकि अधिकांश समय ऐसा होता है इसकी मैक्सिमम मात्रा आयनों में टूटी हुई रहती है, कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आयनों में टूटा हुआ रहता है। तो ये यहाँ पर इसकी जो खास बात है वो आपको ध्यान रखनी। तो अगर NaOH आयनों में टूटेगा, भले ही बहुत ज्यादा टूटेगा, लेकिन टूटेगा ना, अच्छा खासा टूटेगा, आयनों में बहुत ज्यादा टूटेगा, और बहुत कम मात्रा में, भले ही बहुत कम मात्रा में जुड़ेगा, लेकिन NaOH का निर्माण होगा, भले ही बहुत कम मात्रा में होगा, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन होगा जरूर। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम होता है किसके बीच में? आयनिक भाग और अनायनिक भाग के बीच में। यहाँ पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम। आयनिक भाग और अनायनिक भाग के बीच में जो इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनन साम्य बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? आयनन साम्य। अच्छा, इस रिएक्शन को हम ऐसा भी लिखते हैं, देखो, NaOH प्लस वाटर, ये दोनों मिल गए तो क्या बनेगा? देखो, Na प्लस, कई लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, ये OH माइनस निकलेगा ना, ये OH माइनस, ये OH वाटर के साथ मिलेगा। देखो, OH और वाटर मिलेंगे तो क्या आएगा? देखो, ये दो हाइड्रोजन है, दो में से एक जुड़ गया तो दो में एक जुड़ा तो तीन, ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 2, H3O2, ये माइनस होता है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ये वाला आयन बन जाएगा। तो कई लोग ये आयन भी बनाते हैं, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा एक बर्तन, उस बर्तन के अंदर हमने ले लिया पानी, वाटर, उस वाटर के अंदर हमने मिला दिया क्या? NaOH। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा Na प्लस प्लस, ये OH माइनस इस वाटर से मिलेगा, या अगर नहीं मिलेगा तो भी OH माइनस तो देगा, Na प्लस, यहाँ से Na प्लस और ये OH माइनस। अच्छा, ये OH माइनस में बोलो, अगर ये OH माइनस वाटर से मिलेगा क्या बनेगा? दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये तीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं? दो, ऑक्सीजन 2, ठीक है, ये माइनस तो यहाँ पे भी माइनस। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये H3O2 है, ये फिर से वाटर से मिलेगा, देखो, H3O2 माइनस, ये फिर से अगर OH माइनस से जुड़ेगा, H4OH माइनस से, तो क्या बनेगा? H4O3 माइनस। ये आगे और OH माइनस से जुड़ेगा, -2 ना, ये आगे और OH माइनस जुड़ेगा तो यहाँ से क्या बनेगा? देखो, हाइड्रोजन कितने? 5, H5O3O4, 3 माइनस, तो ऐसे चलता रहेगा। चलो, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास है OH माइनस। ये OH माइनस क्या करेगा? वाटर के साथ मिलेगा, वाटर और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? देखो, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने? 2 ऑक्सीजन और माइनस कितना? 1, तो ये H3O2 बन गया। अच्छा, अब फिर से यहाँ पे मान लीजिए आप एक और HO माइनस मिल गया, तो इनके आपस में जुड़ने पे क्या बन जाएगा? देखो, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने? 1 2 3, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन आ गए, कितने माइनस है? 1 और 2, 2 माइनस, 2 माइनस। मान लो अगर एक और OH माइनस यहाँ पे जुड़ जाए, अब कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5, तो H5, 1 2 3 4 O4। तो इस तरह से चलता रहेगा ये, और OH माइनस जुड़ेंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर H3O2 माइनस भी बनता है, H4O3 2 माइनस बनता है, H5O4 3 माइनस बनता है, ऐसे बहुत सारे आयन बनते हैं। ये यहाँ पर चीजें आपको ध्यान रखनी। क्लियर? इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट आयन आपको पानी के अंदर देखने को मिलेंगे। ये होती है भैया क्षार के बारे में चर्चा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण बात करूं मैं CH3COOH की। CH3COOH पानी में जाने पर क्या होता है? पानी में जाने पर देता है CH3COO माइनस H प्लस। मतलब कि जो पदार्थ H प्लस देगा उसको हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिरका। और IUPAC में हम इसको क्या बोलते हैं? इसको IUPAC में हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड। सिरका, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक एसिड। और देखते हैं और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको H2SO4।
अम्ल, ये पानी में घुलेगा तो क्या देगा, ये पानी में घुलने पर ये भी क्या देगा, H+, ये दोनों H+ देगा। कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 2 हाइड्रोजन, तो 2H+ प्लस क्या बचेगा, SO4 2 माइनस, ये भी H+ दे रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक। ठीक है, चलो और भी बात करते हैं, जैसे कि मान लो H2CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल कौन होता है, जो हाइड्रोजन है ना, अम्ल कौन होता है, जो हाइड्रोजन देता है। ये कितने हाइड्रोजन देगा, ये 2 हाइड्रोजन देगा, तो ये 2H+ देगा और CO3 2 माइनस बनाएगा। तो जो भी पदार्थ H+ देता है वो अम्ल होते हैं, ये सब अम्ल है। क्षार के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा KOH, पानी में घुलने पर क्षार क्या देते हैं, पानी में घुलने पर क्षार देते हैं OH-, ये हो जाएगा OH-। NH4OH, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जब पानी में घोला जाएगा तो क्या देगा, अमोनियम प्लस OH-। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, क्योंकि ये OH- आयन देता है। जो भी पानी में OH- आयन देता है वो क्षार होते हैं। नोट करो फटाफट। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अम्लों के भी प्रकार होते हैं, अम्ल के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। अम्ल जो होते हैं उनमें भी कुछ प्रकार हैं। H+ की संख्या के आधार पर, H+ की संख्या के आधार पर, H+ की संख्या के आधार पर हम क्या बोलते हैं, अम्लों के भी प्रकार बोलते हैं। जैसे मान लो एक होता है एकल प्रोटिक एकल प्रोटिक अम्ल, एक होता है द्विप्रोटिक अम्ल, इसी तरह से एक होता है बहुप्रोटिक अम्ल। एकल प्रोटिक, द्विप्रोटिक और बहुप्रोटिक, ठीक है। एकल प्रोटिक का मतलब क्या है, वह अम्ल जो एक H+ आयन दान करता है। एकल प्रोटिक जो एक प्रोटॉन देता है, जो एक प्रोटॉन देता है, एक H+ आयन देता है, एक प्रोटॉन देता है। द्विप्रोटिक का मतलब जो 2 प्रोटॉन देता है, जो 2 प्रोटॉन देता है। बहुप्रोटिक मतलब कि जो 2 से ज्यादा प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन का मतलब तो आप जानते ही हो, H+। चलो तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं आगे। अच्छा, इसको हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक, इसको हम बोलते हैं डाइप्रोटिक, और इसको हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक एसिड। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो डाइप्रोटिक को भी पॉलीप्रोटिक बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कई लोग ऐसे हैं जो कि डाइप्रोटिक को भी, मतलब डाइप्रोटिक जो है उसको भी पॉलीप्रोटिक में डालते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। बेसिकली देखो, पॉलीप्रोटिक का मतलब जिसमें एक से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप इसको डाइप्रोटिक को भी आप पॉलीप्रोटिक बोल सकते हो। मैंने बहुप्रोटिक डाइप्रोटिक से अलग कैटेगरी रखी है, लेकिन आप चाहो तो आप इसको भी डाइप्रोटिक को भी बहुप्रोटिक बोल सकते हो। पॉलीप्रोटिक का मतलब था कि भैया जब एक से ज्यादा प्रोटॉन हो। मैंने यहाँ द्विप्रोटिक को अलग रख दिया, इसीलिए मैंने बहुप्रोटिक को लिखा है कि भैया 2 से ज्यादा प्रोटॉन देने वाला। लेकिन डाइप्रोटिक को भी आप पॉलीप्रोटिक में रख सकते हो, और जब डाइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक में आ जाएगा ना, तो फिर परिभाषा बदल जाएगी। तो फिर इसकी परिभाषा हो जाएगी, एक से ज्यादा H+ देने वाले अम्ल जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पॉलीप्रोटिक। तो जैसे डाइप्रोटिक को आप पॉलीप्रोटिक के अंदर रखते हो तो परिभाषा इसकी बदल जाएगी, तब परिभाषा इसकी हो जाएगी एक से ज्यादा प्रोटॉन देने वाले, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, जैसे कि HCl। HCl कितने H+ देता है, HCl एक H+ देता है, तो ये हो जाएगा आपका मोनोप्रोटिक, एक H+ देता है। CH3COOH, ये एक H+ देता है, ये आपका मोनोप्रोटिक। क्या है भैया, ये आपका मोनोप्रोटिक, ये एक H+ देता है, ये एक H+ देता है। Na2HPO4, ये आपका एक H+ देता है, मोनोप्रोटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोप्रोटिक हो जाएगा। तो ये सब मोनोप्रोटिक है। अच्छा, डाइप्रोटिक का मतलब जो 2 H+ देते हैं, जैसे कि H2SO4, H2SO4 के पास में 2 H+ है, तो इसको हम बोलते हैं डाइप्रोटिक। एक होता है बहुप्रोटिक, बहुप्रोटिक मतलब कि जिसके पास एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा, हम बोल रहे हैं 2 से ज्यादा, H3PO4 3 H+ है, 2 से ज्यादा H+ है, मतलब कि ये हो जाएगा पॉलीप्रोटिक। H2, एक यहाँ पे हम लिखेंगे H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, ये डाइप्रोटिक है क्योंकि इसके पास में 2 प्रोटॉन, तो डाइप्रोटिक हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, H3PO4 हो गया, है ना। इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका PO4 आ गया, ठीक है, काफी ठीक है, सफिशिएंट है, ये आ जाएगा इसके अंदर। बेस्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना। इस तरह से हम
अम्लों की बात करते हैं प्रोटिक संख्या के आधार पर, H+ की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें फटाफट। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही स्पेशल केस है और वो है H3BO3 का। एक बहुत ही स्पेशल केस है जिसको हम बोलते हैं बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड। इसका नाम है बोरिक एसिड। एक बहुत ही स्पेशल केस बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड जो है ना, इसको हम आर्हेनियस अम्ल नहीं बोलते। यह आर्हेनियस एसिड नहीं है क्योंकि यह H+ का दान नहीं करता। यह आर्हेनियस एसिड नहीं है क्योंकि H+ का दान नहीं करता। यह पानी में H+ का दान नहीं करता। यह पानी में H+ का दान नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो H3BO3 जो है उसकी संरचना ये होती है, ये है आपका H3BO3। जैसे आप इसको पानी में डालोगे ना, तो पानी में डालने पर यह H+ आयन का दान नहीं करता। आपने पानी लिया, पानी में डालने पर यह H+ आयन का दान नहीं करता। ये H+ आयन का दान नहीं करता। कैसे? देखो अम्ल तो है, अम्ल तो है, देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये अम्ल तो है, बोरिक एसिड अम्ल तो है, लेकिन ये स्वयं H+ का दान नहीं करता, पानी से H+ का दान करता। देखो क्या हो जाएगा, तो देखो बोरिक अम्ल में बोरोन के पास होता है एक रिक्त पी कक्षक, इसके पास होता है रिक्त पी कक्षक, इसके पास रिक्त पी कक्षक है। कैसे? क्योंकि इसके पास 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 3 सिग्मा है। और अगर इसके पास 3 सिग्मा है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। और अगर संकरण sp2 है तो भैया s, एक s, 2 p, मतलब कि sp2, 3 कक्षक, एक s, 2 p, sp2 गया। इसका मतलब अभी भी 3 p कक्षक में से टोटल 3 होते हैं, टोटल 3 p कक्षक में से 2 p कक्षक संकरण में भाग ले। देखो संकरण में कितना बच गया, 1 p, तो ये 1 p क्या हो जाएगा, खाली। उस खाली कक्षक में पानी के जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो देखो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा OH, OH, यहां पे आ जाएगा पानी का लोन पेयर। पानी अगर अपने इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पानी पे क्या देंगे, प्लस, ये OH। और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे तो बोरोन पे क्या आ जाएगा, बोरोन पे आ जाएगा माइनस। समझ लो मेरी बात। अब क्या होगा, अब यहाँ से H+ निकलेगा तो ये निकल गया आपका H+, और ये क्या बन गया, देखो BOH, OH, OH, OH माइनस। मतलब कि आप यहाँ देख सकते हो कि H3BO3 ने अपना H+ दान नहीं किया है। पानी जो है, इस पानी से H+ का दान हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो H3BO3 को हम आर्हेनियस अम्ल नहीं बोलते हैं, क्योंकि आर्हेनियस अम्ल वो है जो स्वयं H+ का दान दे, ये खुद H+ का दान नहीं करता। अम्ल तो है, क्यों अम्ल है, क्योंकि H+ का दान तो कर रहा है, लेकिन ये H+ आ कहां से रहा है, H+ पानी से आ रहा है। तो इसका मतलब ये विलयन को अम्लीय तो बना रहा है, ये अम्लीय विलयन तो है। क्यों अम्लीय विलयन है, क्योंकि ये H+ का दान तो कर रहा है, लेकिन ये H+ का दान खुद नहीं कर रहा। पानी को बोल रहा है कि तू H+ दे, तो पानी यहाँ पे जाकर के रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पानी के अणु से एक H+ निकलेगा, तो ये पानी से H+ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम इसको अम्ल तो बोलते हैं, लेकिन ये आर्हेनियस अम्ल नहीं है, ये आर्हेनियस अम्ल नहीं, ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, तो ये सारी कहानी यहाँ पे, तो ये नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। चलिए अब यहाँ पे बहुत ही स्पेशल एग्जांपल की बात करते हैं, वो एग्जांपल है H3PO4, H3PO3, H3PO2, इन तीन की हम बात करते हैं। H3PO4 को हम बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस अम्ल, और इसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। 3 प्रकार के अम्ल है यहाँ पे, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल और हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। चलो इसकी हम बात करते हैं। ये होती है फॉस्फोरिक अम्ल की संरचना, ये फॉस्फोरिक अम्ल की संरचना क्या है, ये फॉस्फोरिक अम्ल की संरचना। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे हाँ 3 हाइड्रोजन है तो ये बहुप्रोटिक हो जाएगा, मतलब कि ये 3 हाइड्रोजन है तो पानी में डालने पर कितने हाइड्रोजन देगा, 3 हाइड्रोजन देगा, और क्या निकलेगा, PO4 3-, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट आयन। 3 H+ निकलेंगे, प्रोटॉन 3 निकलेंगे, तो ये हो जाएगा बहुप्रोटिक या ट्रिप्रोटिक बोल दो, ट्राइप्रोटिक, ट्रिप्रोटिक, 3 प्रोटॉन दान करता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। चलिए अच्छा, ये कितने प्रोटॉन का दान करेगा, संरचना देख के हमको क्या लग रहा है कितने प्रोटॉन का दान करेगा, मतलब कि फॉर्मूला देख करके हमको लग रहा है कि ये क्या दान करेगा, ये दान करेगा कितने हाइड्रोजन है, 3, हमें लगता है 3 H+ देगा और PO3
3 माइनस देगा। तो ये भी क्या होना चाहिए, 3 प्रोटिक होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और हमें ऐसा लगता है कि ये वाला भी 3 प्रोटिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी हमें 3H प्लस निकाल करके देगा, ऐसा बनेगा, ये हमें लगता है। तो ये भी 3 प्रोटिक है क्योंकि इसके पास 3H प्लस है, ये भी 3 प्रोटिक है क्योंकि इसके पास 3H प्लस है, और ये भी 3 प्रोटिक है क्योंकि इसके पास 3H प्लस है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना बेटा, ये ट्राई प्रोटिक है मतलब कि बहु प्रोटिक है, ये तो सही है क्योंकि ये अपने तीनों हाइड्रोजन H प्लस का क्या करता है, दान करता है, ये H प्लस का दान करता है। लेकिन ये ट्राई प्रोटिक है, ये सत्य नहीं, ये 3H प्लस का दान नहीं करता और PO3 माइनस का निर्माण नहीं करता। अब आते हैं, ये ट्राई प्रोटिक है, ये सत्य नहीं, ये 3H प्लस का दान करता है, ये सरासर गलत है। तो एक्चुअल में होता क्या है इसके अंदर, उसको समझने के लिए हमको इसकी संरचना देखनी पड़ेगी। इसकी संरचना है कुछ ऐसी, ये संरचना होती है इसकी, ये संरचना होती है इसकी, और इसको भी समझने के लिए हमें देखनी होगी इसकी संरचना, ये होगी इसकी संरचना। अब यहां देखिए, H प्लस आयन पानी के अंदर वहीं से निकलेंगे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। H प्लस आयन पानी में वही क्या जाएंगे जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए, ऑक्सीजन से जुड़े हुए H प्लस ही पानी में आयनित होते हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए H प्लस ही पानी में आयनीकृत होते हैं। फास्फोरस से जुड़ा हुआ H प्लस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में विद्युत ऋणता का ज्यादा अंतर नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल, इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर बहुत ही नगण्य है, इसलिए ये वाला H प्लस टूट करके नहीं बनता। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये और ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे पानी के अंदर। एक हाइड्रोजन यहां से निकला, ये H प्लस निकलेगा तो यहाँ O माइनस, ये H प्लस निकलेगा तो यहाँ O माइनस। अब देखो, अगर ये H प्लस निकल गए तो क्या बचेगा, देखो तो ये बच गया फॉस्फोरस, यहाँ क्या बच गया हाइड्रोजन, ये H प्लस निकल गया, ये H प्लस निकल गया, यहाँ पे कितने 1 2 3 3 ऑक्सीजन। अच्छा माइनस कितने आएंगे, 1 माइनस और 2 माइनस, तो ये आ जाएगा 2 माइनस, ये आ जाएगा। इसका मतलब यहां से H प्लस निकलेगा तो ये बनेगा। अच्छा इसकी बात करते हैं, मैंने आपसे बोला कि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन लगे हुए वही दान होंगे, मतलब कि अगर ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन लगे हुए वही दान होंगे तो ये हो जाएगा एक H प्लस निकालेगा, और क्या बच गया यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन, एक और दो हाइड्रोजन है, H2, फॉस्फोरस कितने, एक एक दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे O माइनस, TO पे माइनस, ये माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहु प्रोटिक है, पॉलीप्रोटिक है, ये डाइप्रोटिक है क्योंकि ये 2 H प्लस दे रहा है, और ये ये मोनोप्रोटिक है क्योंकि एक H प्लस दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से क्या बोलेंगे, ये H3PO2 जो है ये मोनोप्रोटिक है, एक H प्लस का दान दे रहे हैं। H3PO3 ये 2 H प्लस दे रहा पानी में, इसलिए बोलते हैं इसको हम द्विप्रोटिक, और ये 3 H प्लस का दान कर रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइप्रोटिक। ये तीनों में डिफरेंस है, ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक डिफरेंट एग्जांपल है जिसको हमें दिमाग में रखना होगा कि यार किस तरह से यहाँ पे H प्लस का दान पानी के अंदर होता है। अगर इनकी संरचना हमको पता है तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। आप तो बस ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो H प्लस के रूप में पानी के अंदर निकलेंगे, ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो निकलेंगे, ऑक्सीजन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो निकलेंगे, ऑक्सीजन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो निकलेंगे। फास्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H प्लस के रूप में नहीं निकलता। क्या कारण है? क्योंकि फास्फोरस हाइड्रोजन के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर उतना नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इस तरह से चीजों को देखते हैं। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, जो इसको आप नोट करो फटाफट जल्दी से। चलिए ये हो गया। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, एक प्रोटिक अम्ल को हम इसको हम एकल क्षारकीय अम्ल भी कहते हैं, इसे हम एकल क्षारकीय अम्ल भी कहते हैं। द्विप्रोटिक को हम द्विक्षारकीय अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। बहुप्रोटिक को हम बहुक्षारकीय अम्ल भी कहते हैं। अब क्षारकी का मतलब क्या, चलो उसको समझते हैं ना। चलो क्षारकता क्या होती है, आ जाओ। एक शब्द होता है क्षारकता, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है अम्ल द्वारा दान किए गए H प्लस प्रोटॉन की संख्या
को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। प्रोटॉन द्वारा दान किए गए H+ की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण, मैंने बोला फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल पानी में कितने H+ दे रहा है? 3H+ दे रहा है। फॉस्फोरिक अम्ल पानी में देता है 3H+, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? त्रिक्षारकीय अम्ल। क्षारकता का मतलब होता है एक अम्ल कितने H+ दे सकता है? H3PO3। ये कितने H+ दे रहा है? ये 2 H+ दे रहा है। द्विक्षारकीय अम्ल H3PO2। H3PO2 कितने अम्ल दे रहा है? कितने H+ दे रहा है? 1 H+। तो हो जाएगा एकल क्षारकीय अम्ल। क्षारकता का मतलब है कितने H+ कोई अम्ल दे सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था भैया आपके आरएनएस के अंदर पूरा अम्ल के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं क्षार के बारे में। देखो, जिस तरीके से अम्ल का हमने प्रकार पढ़ा था कि एकल प्रोटीन है, द्विप्रोटीन है, बहुप्रोटीन है, उसी प्रकार से क्षार के लिए भी आपके अलग अलग प्रकार आ जाएंगे। क्षार के भी 3 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से क्षार के भी 3 प्रकार है। एकल अम्लीय क्षार, एक होता है द्विअम्लीय क्षार, एक होता है त्रिअम्लीय या बहुअम्लीय क्षार। इसको हम बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस, इसको हम बोलते हैं डाई एसिडिक बेस, और इसको हम बोलते हैं पॉली एसिडिक बेस, पॉली एसिडिक बेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये इनके एकल अम्ल क्या है, द्विअम्ल क्या है और बहुअम्ल क्या है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा अम्लता क्या होती है। एसिडिटी। ठीक है, अम्लता का मतलब होता है क्षार द्वारा दान किए गए, क्षार द्वारा दान किए गए, क्षार द्वारा दान किए गए OH- आयनों की संख्या को क्षार की अम्लता कहते हैं। क्षार द्वारा दान किए गए OH- आयनों की संख्या को क्षार की अम्लता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, मान लीजिए मैंने लिखा NaOH, तो NaOH के पास में एक OH- है, इसको हम बोलेंगे एकल अम्लीय क्षार। तो एकल अम्लीय क्षार का मतलब है एक OH- आयन का दान करने वाले। समझ रहे हो? जैसे कि यहां पे हो जाएगा उदाहरण में NaOH, KOH, NH4OH, ये सभी जो है ये एक OH- का दान करते हैं। एक होता है द्विअम्लीय क्षार। द्विअम्लीय क्षार का मतलब होता है 2 OH- का दान करने वाले। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या देता है? 2 OH- देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH- देता है। ये सब क्या है? द्विअम्लीय क्षार। और बहुअम्लीय मतलब कि 2 से ज्यादा दान करने वाले क्षार, है ना? तो ये एकल अम्लीय क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, द्विअम्लीय क्षार। ये बताया AlOH का होल ट्वाइस, ये बहुअम्लीय क्षार, 2 से ज्यादा है। आप इसको त्रिअम्लीय क्षार भी बोल सकते हो, या त्रिअम्लीय, 3 OH- देगा, त्रिअम्लीय क्षार। 2 से ज्यादा OH- का दान करने वाला क्षार त्रिअम्लीय क्षार, बहुअम्लीय क्षार। उदाहरण आ जाएगा यहाँ पे LOH का होल ट्वाइस। तो ये यार क्षार है, क्षार की क्षारकता, उनके प्रकार के बारे में बात होगी। नोट कर लो इसको फटाफट। चल, ये पूरा का पूरा है आपका आरएनए सिद्धांत। क्या हो जाएगा? आरएनए सिद्धांत। अब हम बात करेंगे आगे की। अगला है ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत। आगे हम क्या पढ़ने वाले? ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत। ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत की अगर हम बात करें,
ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत, ठीक है, हेडिंग लिख लो। अब चलिए, तो ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत की जरूरत हमको कहां पड़ी? अब यार देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये आरएनएस ने इतनी सारी बातें कर ली तो ब्रोंस्टेड लोरी की जरूरत कहां आ गई? तो ब्रोंस्टेड लोरी की जरूरत क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज आपने नोट की होगी, हम ये जितनी भी बातें करते हैं ना, ये सारी बातें हम जो करते हैं ये किसके अंदर कर रहे हैं? देखो क्या लिखा, पानी पानी पानी, क्या है, वाटर, अंदर क्या है, वाटर, पानी है ना, पानी, ये सब कुछ पानी में चल रहा है, पानी, ये देखो पानी के अंदर, कार्यक्रम सारा पानी के अंदर चलता है, ये सब पानी के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो उस विलायक में कर रहे हैं जो पानी है। तो आर्यन सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी ये कि अगर विलायक पानी हुआ तब तो हम अम्ल क्षार के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मान लो अगर विलायक पानी ना होकर के अमोनिया हो गया, मान लो अगर HCl के सामने आपने पानी लिखा, चलो मान लो अगर विलायक पानी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो HCl अपना H+ देगा, HCl बदल जाएगा Cl- में, ये अपना H+ इसको देगा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मान लो मैं बोल रहा हूं पानी नहीं है, अब विलायक मान लीजिए अमोनिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? क्योंकि आरएनएस जी आपने जो सिद्धांत दिया है वो तो पानी में दिया है। आरएनएस बोलता है कि भैया मेरा सिद्धांत जो पानी के अंदर व्याख्या करता है, पानी के अंदर अपने जितने भी नियम है उनकी व्याख्या करता है। पानी के अलावा कोई और विलायक आ गया, जैसे अमोनिया आ गया, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, जैसे कि मान लो अल्कोहल आ गया, कोई भी दूसरा आ गया, तो उस दौरान हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में कौन अम्ल होगा कौन क्षार होगा कैसे डिसाइड करेंगे? तो यह सिद्धांत कहां लागू होता है? यह सिद्धांत पानी के अलावा दूसरे अगर आ जाए तो वहां पर भी लागू हो जाएगा। यह सिद्धांत वाटर तथा दूसरे विलायक उपस्थित होने पर अपने सिद्धांत की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत वाटर तथा दूसरे विलायक उपस्थित होने पर अपने सिद्धांत की व्याख्या करता है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंस्टेड एसिड की, तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है ब्रोंस्टेड अम्ल कौन है। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? ब्रोंस्टेड अम्ल क्या होता है? वह पदार्थ जो दूसरे विलायक में या किसी विलायक में, आप ये भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं पानी, यहां पर हम किसी भी विलायक की बात करें, जो किसी भी पानी या पानी के अलावा कोई भी हो जो किसी विलायक में H+ का दान करता है। वह पदार्थ जो किसी विलायक में H+ या प्रोटॉन का दान करता है। जैसे कि उदाहरण, मान लीजिए मैंने HCl की बात की, HCl को मैंने डाल दिया अमोनिया में, HCl को मैंने किसमें डाल दिया? अमोनिया में। अब HCl अमोनिया के अंदर भी किसका दान करता है? H+ का। ये H+ का दान करेगा अमोनिया को। अगर ये H+ दे देगा तो HCl किसमें बदल जाएगा? Cl- में, क्योंकि इसने H+ दे दिया। अब ये अगर H+ देगा अमोनिया को तो अमोनिया किसमें बदल जाएगा? अमोनिया अगर H+ को ग्रहण करेगा, देखो इसने दे दिया H+, अगर ये H+ देगा तो ये बदल जाएगा Cl-, और अगर ये अपना H+ अमोनिया को देगा तो अमोनिया प्लस H+, ये हो जाएगा NH4+, तो ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पानी नहीं है फिर भी आप इसको अम्ल बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोंस्टेड अम्ल, जो ये बोलता है कि किसी भी अन्य विलायक में आप H+ का दान करने वाले पदार्थ को अम्ल बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा पार्ट भी हम ऐड कर सकते हैं, ब्रोंस्टेड क्षार क्या होता है? ब्रोंस्टेड क्षार का मतलब होता है वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ या विलायक से H+ को ग्रहण करता है, H+ को ग्रहण करता है। वह पदार्थ जो कि दूसरे पदार्थ या विलायक से H+ को ग्रहण करता है, ये पदार्थ इससे क्या ग्रहण कर रहा है? H+ ग्रहण कर रहा है। तो अमोनिया जो है वो इससे H+ ग्रहण कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? इसको हम क्षार। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, ब्रोंस्टेड अम्ल और क्षार वाला जो सिद्धांत है वो पानी और पानी के अलावा दूसरे कोई भी विलायक आ जाए सब में लग जाएगा, लेकिन आर्यन सिद्धांत केवल और केवल कहां लगता है? पानी में लगता है। चलो एक एग्जांपल हम यहाँ पे और समझते हैं, आ जाओ। मान लीजिए मैंने ले लिया एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल को मैंने डाल दिया, चलो हम एसिटिक अम्ल को डाल देते हैं यहाँ पर HF के अंदर, चलो HF के अंदर, ठीक है, HF के अंदर डाल देते हैं। तो होता क्या है, एसिटिक अम्ल को जब HF में डालते हैं तो ऐसा देखा गया है कि एसिटिक अम्ल अपना H+ दान करता है किसको? HF को। समझ रहे हो मेरी बात? या HF अपना H+ दान करता है किसको? एसिटिक अम्ल को। तो दोनों में से कोई एक यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है, दोनों में से कोई एक प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। तो या तो ये एसिटिक अम्ल अपना H+ दान करेगा HF को, या फिर HF अपना H+ दान करेगा एसिटिक अम्ल को।
अब कौन किसको H+ दान करेगा ये निर्भर करता है पानी के अंदर इनकी क्षमता पर, पानी के अंदर इनकी H+ दान करने की क्षमता पर। पानी के अंदर H+ दान करने की क्षमता इसकी प्रबल होती है, तो ये अपना H+ दान करता है किसको, एसिडिक अम्ल को। तो यहाँ पर हम HF से निकालेंगे H+, HF अपना H+ किसको दे देगा, एसिडिक अम्ल को। HF अपना H+ देगा तो भैया HF से H+ निकलेगा तो F- प्लस। अगर ये H+ एसिडिक अम्ल ने ग्रहण कर लिया तो ये हो जाएगा CH3 COOH, एक H+ ग्रहण करेगा तो OH2 प्लस, ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी हमको जो तुलनात्मक अम्लीय क्षमता है ये H+ दान करेगा या ये H+ दान करेगा, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारी वाटर सही, मतलब कि ब्रोंस्टेड सिद्धांत ने भी अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए कहीं ना कहीं आर्यन सिद्धांत का हेल्प जरूर लिया है। तो ये हो जाएगा, तो ये अपना H+ को दान करेगा, ये ग्रहण करेगा तो ये बन जाएगा। चलिए यहां तक की बात क्लियर। अब इस सिद्धांत का एक नाम और है संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत। इसको हम क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत। क्या बोलते हैं बच्चों, संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत। संयुग्मी अम्ल क्षार क्या होता है, चलो हम देखते हैं। देखो संयुग्मी के बीच, बस इतना सा आप ध्यान रखो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। संयुग्मी के बीच एक H+ का अंतर होता है। जो भी संयुग्मी होते हैं ना उनके बीच में हमेशा एक H+ का अंतर होता है। जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि अम्ल है, तो अम्ल का संयुग्मी कौन होगा बेटा, अम्ल का संयुग्मी हमेशा क्षार होगा, और इन दोनों के बीच में किसका अंतर होगा, एक H+ का, एक H+ का अंतर होगा। जैसे कि यहां देखो CH से COOH और CH से COOH2 प्लस, इन दोनों को अगर आप गौर करें तो इन दोनों के बीच में एक H+ का अंतर है। ये COOH है, वो COOH2 प्लस है, यहाँ एक H कम है, वहां एक H ज्यादा है, तो ये दोनों हो जाएंगे संयुग्मी। क्या हो जाएंगे, संयुग्मी। ब्रोंस्टेड सिद्धांत के अनुसार जो भी पदार्थ H+ को ग्रहण करता है, H+ को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। H+ को ग्रहण करने वाला क्षार है, और क्षार का संयुग्मी क्या होता है, अम्ल होता है। क्षार का संयुग्मी, अम्ल का संयुग्मी क्षार, और क्षार का संयुग्मी हो जाएगा अम्ल। दोनों के बीच में एक H+ का डिफरेंस होता है। बात समझ में आई। यहां देखो ये HF है, ये अपना H+ दान कर रहा है। H+ दान करने वाला कौन होता है, अम्ल होता है, तो H+ दान करने वाला कौन होगा, अम्ल। HF ने अपना H+ दान किया तो F- बदला। HF और F- इनके बीच में कितने का अंतर है, इनके बीच में एक H+ का अंतर है, और अगर इनके बीच में एक H+ का अंतर है, इनको हम क्या बोलेंगे, संयुग्मी बोलेंगे। अम्ल का संयुग्मी कौन होगा, अम्ल का संयुग्मी क्षार होगा, अम्ल का संयुग्मी हो जाएगा क्षार। तो ये है भैया संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा। यहां पर भी हम कर सकते हैं। देखो जैसे कि अम्ल कौन है यहाँ पे HCl, क्यों, क्योंकि इसने H+ का दान किया, और ये कौन है क्षार, क्योंकि इसने H+ को ग्रहण किया। अम्ल और ये बन गया H+ दान करने पर Cl-। अम्ल और उसके संयुग्मी के बीच में एक H+ का अंतर होता है, तो ये अम्ल है, और अम्ल का संयुग्मी ये कौन हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अम्ल का संयुग्मी होता है क्षार। अच्छा ये कौन है, क्षार। क्षार ने क्या किया, H+ को ग्रहण किया। क्षार अगर H+ को ग्रहण करेगा तो बदल जाएगा इसमें। क्षार का संयुग्मी कौन होता है, अम्ल होता है। क्षार और उसके संयुग्मी के बीच में कितने का अंतर, एक H+ का अंतर। अम्ल और उसके संयुग्मी के बीच में कितना अंतर, एक H+ का अंतर। तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो आज हम इतना ही देखेंगे बच्चों, इससे आगे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम सबसे पहले क्विज